चलिए देखिए, तो आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारे पास इंडियन पॉलिटी, यानी कि जिसे कहते हैं भैया भारतीय राज्य व्यवस्था। और देखो दोस्त, ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सार्वजनिक टॉपिक होता है। अगर आप इसमें स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोग स्टार्टिंग से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इसके किसी भी टॉपिक की बारीकियों को मिस किया, इसीलिए मैंने आप लोगों को लास्ट डे बता दिया था कि बच्चों जो ये क्लास होगी, ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, आज की क्लास। क्योंकि आज आप लोगों को पॉलिटी एज अ होल, यानी कि आज आप लोगों को सब्जेक्ट एज अ होल जानने के लिए मिलेगा, यानी कि आखिर में ये पॉलिटी होती क्या है, यानी कि जो राज व्यवस्था होती है यह होती क्या है। तो अब बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। कोशिश करिएगा लिखे ना, अगर आप लोगों को आदत है तो साथ साथ लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के बैच में डेली, जैसे आज तो हमारा इंट्रोडक्शन है, अगर आप लोगों ने कुछ चीजें नोट करनी है नोट कर सकते हैं। अन्यथा आप लोगों के बैच में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी डेली के डेली। जो भी आप लोग पढ़ेंगे कल से तो मैं आप लोगों की क्लास से पहले अपलोड करवा दूंगा, अन्यथा आपके बैच में ये पीडीएफ क्या है भैया अपलोड हो जाएगी। जो भी हम लोग यहाँ पर को पढ़ रहे होंगे उन नोट्स की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। सामने को मोबाइल में ऐप खोलिए, नोट्स होंगे। अगर मैं कोई चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ जो नोट्स में नहीं है तो आराम से नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा आपको नोट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आपको चीजें यहीं पर को याद हो जाए। हमारा काम है जीएस को याद करना। जीएस को किताबों में लिखना नहीं, कॉपियों में लिखना नहीं, किताबों में पहले से जीएस लिखी गई है। तो देखो बच्चों, आज हम इंडियन पॉलिटी, या सिंपल अगर मैं एक शब्द बोलूंगा सबसे पहले पॉलिटी, बहुत अच्छे तरीके से समझना। मैं सबसे पहले एक शब्द बोलूंगा पॉलिटी, यानी कि जिसका हिंदी अर्थ, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भैया राज व्यवस्था। मैं एक एक शब्द को लेते हुए चलूंगा और आप लोगों ने ऐसे ही समझना है। थोड़ा सा पहले का स्टार्टिंग जो होगा वह थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री से कनेक्टेड होगा, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी। इतिहास से संबंधित चीजें होंगी। तो जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राज व्यवस्था। अब पहले इस राज व्यवस्था को समझते हैं। देखिएगा, राज व्यवस्था, अगर आप इस शब्द को, अच्छा एक और बात, अगर मैं भारत के लेवल पर बोल, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर बोलूं, तो अगर कभी आपसे पूछता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटी, तो आप बोलेंगे एरिस्टोटल। अरस्तु को राज व्यवस्था का पिता माना जाता है। एरिस्टोटल इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटी। अरस्तु को पॉलिटी का पिता बोला जाता है। अब आपको एक लाइन बोलूंगा और आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बच्चों, अगर मैं ये राज व्यवस्था के बारे में बात करूंगा तो राज व्यवस्था को अगर मैं सार्वजनिक रूप से इसको मैं बांट दूं, तो जो राज करने की व्यवस्था होगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, जो राज करने की व्यवस्था होगी। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। राज करने की व्यवस्था से क्या समझते हैं आप लोग? थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में आता हूं, वहां पर से मैं पॉलिटी में आऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं चलता हूं प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद जाता है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद में आ जाता हूं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत। और उसके बाद, अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है भैया एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे यहाँ पर को, मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं होगा शायद, सुनिएगा, इन तीनों इतिहासों में फर्क क्या है। सुनना, पहली बात तो इन तीनों इतिहासों में फर्क क्या है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है, हम इसमें बात करते हैं हिंदू रूल के बारे में, यानी कि जब हिंदू शासक हुआ करते थे, फिर यहीं पर को आए बौद्ध शासक, बुद्ध रूल आया, यहीं पर को बौद्ध शासक आए, यहीं पर को आए जैनिज्म, यानी कि जैन शासक। इन शासकों ने जब तक भारत पर रूल किया वो था प्राचीन भारत। जैसे ही भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे, जैसे ही भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, इन 712 AD, तो वहां पर से जब हमारे यहाँ पर को मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया, या जैसे मैं बोलूंगा जब हमारे देश में मुस्लिम शासन या मुस्लिम जो शासन करते हैं, मुस्लिम जिस धर्म को मानते हैं उसे हम बोलते हैं इस्लाम, या मैं एक और चीज बोल सकता हूं इसी को, इस्लामिक रूल हो गया। तो इस्लामिक रूल को हम लोग मेडिवल हिस्ट्री, और इस्लामिक रूल में जब आपको पता है मुगल थे, अंत के जो मुगल थे, जब मुगलों का विघटन हुआ, जब लास्ट के मुगल डिसॉल्व हुए, वहीं पर से हमारे देश को ओवरटेक किया ब्रिटिशर्स के द्वारा। बोलो किसके द्वारा ओवरटेक किया? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग मुझे कि क्या ये इस समय में जो रूल होता था, इस समय में जो रूल होता था, इस समय में जो रूल होता था, क्या वह समान होता था? क्या इस समय में जो राज व्यवस्था थी समान थी? नहीं थी भाई साहब।
इन शासकों ने अपने अकॉर्डिंग शासन किया। हिंदू वालों के अलग नियम कानून, बुद्ध वालों के, जैन वालों के, फिर भी इनके सबके मिलते जुलते थे, हम मान लेते हैं। जैसे मुस्लिम शासन आया, इन्होंने अपना शासन लागू किया, अपनी राज व्यवस्था चलाई। याद रखेंगे, इन्होंने अपनी पॉलिटी चलाई। राज व्यवस्था शब्द बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इन्होंने अपनी पॉलिटी चलाई, राज व्यवस्था चलाई। और जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने अपनी राज व्यवस्था चलाई। हमें पता है यहाँ राजा शासन करते थे, यहाँ भी राजा शासन करते थे, समझ में आ रहा है ना। मगर जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से शासन करना प्रारंभ किया। याद रखेंगे, ब्रिटिशर्स ने अपने लिहाजे से, चेयर होगी भाई के पीछे, देखो चेयर है, बगल वाले रूट है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग शासन करना स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है ना। और सुनिए, चेयर ले लो भाई, चेयर यहाँ पर है ना, ठीक है। देखो, तो ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग शासन करना स्टार्ट किया। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब अंग्रेजों ने अपने लिहाजे से शासन करना प्रारंभ किया, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने शासन की एक नई पद्धति लाई। अच्छा देखो, मैं थोड़ा थोड़ा क्वालिटी के बेसिक से आता हूं। यहां पर को जो प्राचीन भारत में, यहां पर को एक बात बताओ, राजाई कानून भी बनाता था, राजाई कानूनों को लागू भी करवाता था। और अगर कानूनों का उल्लंघन हुआ या किसी ने कोई जुर्म किया, सजा भी कौन देता था? राजा। मगर क्या देश में आज ऐसा होता है कि मोदी जी कानून बनाते हैं, मोदी जी लागू करते हैं, मोदी जी सजा भी देते हैं? नहीं भैया, कानून सरकार बनाती है, लागू करने का काम अलग लोगों का है। और न्यायपालिका, जुडिशरी अलग है, जिसका काम क्या है भैया? सजा देने का या उन चीजों पर नजर रखना। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे किसमें आई? पहले अंग्रेजों में आई, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहले तक जो राज करने की व्यवस्था थी, इतिहास में वो बहुत अलग थी। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा बढ़िया राज व्यवस्था आई। और जो हमारा संविधान बना देश का, वो यहीं पर से बना। हमने ही मॉडर्न हिस्ट्री से ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मॉडर्न हिस्ट्री में जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, तो हमें लगा कि जब अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि जब अंग्रेज भारत को आजाद करके चले जाएंगे, तो हम कैसे शासन करेंगे, या हमें अपनी सहूलियत के लिए तो अंग्रेजी काल से, याद रखेंगे, फ्रॉम मॉडर्न पीरियड, यानी कि अंग्रेजी शासन काल से भारत में संविधान बनाने की मांग उठी या संविधान सभा बनाने की मांग उठी। समझ में आ रहा है ना। अब आता हूं मैं यहां पर को, तो देखो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, भारत में जो राज व्यवस्था है, ये जो भारत में राज करने का व्यवस्था है भैया, वो आधारित है संविधान पर। बोलो बच्चों, किस पर आधारित है? संविधान पर। यानी कि हमारी जो राज करने की व्यवस्था, जो राज व्यवस्था है, वो हमारे देश के संविधान पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पॉलिटी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटी? भारतीय राज व्यवस्था में निम्न में से क्या सर्वोच्च है? तो आप बोलेंगे पूरी राज व्यवस्था में। मैंने ऐसा नहीं बोला भारत के अंतर्गत, मैंने बोला पूरी राज व्यवस्था में। तो याद रखेंगे, हमारा जो सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान। और बाद में हम पढ़ेंगे कि जब हम राज करने की व्यवस्था में आ जाएंगे, तो हम पढ़ेंगे जो हमारा न्यायपालिका है, जो हमारी क्या है? न्यायपालिका, जो हमारी जुडिशरी है, वो सुप्रीम है। समझ में आ रहा है? और अभी के लिए बस आपको 2 पॉइंट समझ में आए कि भैया राज व्यवस्था होती है, राज करने की व्यवस्था, और ये हमारे देश में जो राज करने की व्यवस्था का आधार है, ये जो एरो है, ये आधार को दिखाता है, ये दिखाता है बेस को, यानी कि द बेस ऑफ रूल इन इंडिया। भारत में राज करने का जो आधार है वो संविधान है। इसका मतलब क्या है बच्चों? आज देश में एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सभी लोगों को पता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो अन्य पदाधिकारी हैं। इन सभी का उल्लेख जो किया गया है वो संविधान में किया गया है। इसीलिए हमें पता है भाई, एक संसद होगी, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, राज्य में सरकार होगी, केंद्र में सरकार होगी। देयर विल बी अ गवर्नमेंट इन सेंटर, देयर विल बी गवर्नमेंट इन एज वेल एज स्टेट, देयर विल बी 2 हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वेयर एज देयर विल बी अ नॉमिनल हेड नेम्ड एज प्रेसिडेंट। ये सब जो ये राज्य व्यवस्था है, इन सभी का अपना अपना कर्तव्य है। कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, 5 साल में क्यों चुना जाता है लोकसभा का सदस्य, ये सब आता है राज व्यवस्था के अंतर्गत, जो किताब में लिखा गया है, जिस किताब को हम बोलते हैं संविधान। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राज ऐसे ही तो होता है हमारे देश में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कानून बनाती है, हमारे ऊपर लागू करती है। कैसे? कि राज करना है। कहां लिखा हुआ है? क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे राज? इट इज ऑल रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज ऑल रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा भारतीय संविधान में लिखा गया है। और इस लेक्चर में ये पूरा का पूरा जो हम पढ़ेंगे भारत का संविधान बहुत अच्छे तरीके से। अब भारत का संविधान भाई हमें किसी ने गिफ्ट तो किया नहीं है बना के, यानी कि हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है। तो अब हम पूरा का पूरा इसके अंतर्गत पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो आप लोगों ने समझना है।
और बहुत ही अच्छे तरीके से आज इंट्रोडक्शन है, आपको ये समझ में आया कि भैया राज करने की व्यवस्था क्या है, संविधान है। तो आपको ये भी पता है कि संविधान बना कब, तो आप बोलेंगे सर जब मॉडर्न हिस्ट्री आती है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है लास्ट में। क्यों, कब जरूरत पड़ी होगी, जब हमें लगा होगा कि अंग्रेज कुछ दिनों बाद क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। जब हमें लगा होगा ना कि ब्रिटिशर्स विल लीव अस आफ्टर सम टाइम, अंग्रेज हमें छोड़ के कुछ समय बाद चले जाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, एक संविधान चाहिए। जब अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों ने हमें लत लगा रखी है कि ऐसे शासन करो, हम अंग्रेजी पद्धति पर शासन करते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। तो उस लिहाजे से जब अंग्रेज जाने वाले थे, उस समय में हमारे देश में संविधान की मांग उठी और हम लोगों ने संविधान बनाया। 1950 में इस संविधान को लागू किया और आज हम इस संविधान के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा देश चल रहा है। तो अब हम इसी में चीजों को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया तरीके से। क्लियर हो गया, ये बस समझना था हम लोगों ने। बस मैं आपको बता रहा था कि राज्य व्यवस्था का आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ पॉलिटिकल। अच्छा, और आपने एक और क्वेश्चन सीखा कि अगर पूरे भारत में पूछा जाएगा तो एक ग्रेट फिलोसोफर हुआ करता था अरस्तु, एरिस्टोटल, जिसे पॉलिटी का पिता कहा जाता है संपूर्ण भारत में। अगला चलिए, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और चीजों को क्वेश्चन बनाते हुए चलिए। मैंने आप लोगों को बोला नोट्स आप लोगों के बैच में अपलोड हो जाएंगे, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन योर बैचेस। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये आप सभी लोगों के समझ में आ गया। संविधान का जो आधार है, मतलब सॉरी, जो राज्य व्यवस्था का आधार है वह संविधान है। हमारे देश में जो राज्य व्यवस्था होती है वह संविधान के आधार पर होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जो हम इसमें बच्चों सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। याद रखेंगे, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वह हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कई किताबों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी लिखा होता है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कई किताबों में इसको सिंपल तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी लिखा हुआ होता है। अब देखिएगा, ध्यान से समझते हैं कुछ बहुत चीजों को। देखो, चलिए देखिए, तो देखो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये है टॉपिक का नाम है संविधान सभा। मगर इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं। देखो, संविधान सभा सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, संविधान सभा का फॉर्मेशन। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा एक मिनट, फॉर्मेशन से पहले एक और चीज कर लेते हैं, डिमांड। फॉर्मेशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई मेरे से, डिमांड, यानी कि संविधान या संविधान सभा की मांग। गठन से पहले मांग होगा, क्योंकि हम अंग्रेजी शासन में है भाई साहब। मैंने बोला ना मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। हम अगर स्वायत्त होते, अगर हम इंडिपेंडेंट होते तो हम खुद ही बना लेते। अगर हम ब्रिटिश एरा में है भैया, तो ब्रिटिश एरा में सबसे पहले होती है डिमांड, मांग होती है भैया संविधान सभा की। अगर हम सिमिलरली बात करेंगे, मांग के बाद होगा गठन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे। संविधान सभा का गठन भी हो गया, पहले मांग करी फिर गठन हुआ। गठन होने के बाद बैठे रहेंगे नहीं, कार्य करेंगे। बोलिए क्या करेंगे हम लोग, कार्य। तो हम लोग इसी में देखेंगे संविधान सभा का कार्य, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा का कार्य, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन टॉपिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। संविधान सभा के अंतर्गत ये तीन टॉपिक्स होते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा बन गई, अब उसके बाद संविधान सभा ने कार्य कर संविधान भी बना दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये वर्किंग हो गया, कार्य खत्म हो गया। इसी में हम देखेंगे कि कैसे कार्य खत्म हुआ। उसके बाद एक टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। मैं शॉर्ट में लिखूंगा हर बार कॉन्स्टिट्यूशन को, CONST डॉट कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, संविधान लागू करना। याद रखेंगे, हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, संविधान लागू। हम देखेंगे कि संविधान को कैसे लागू किया हम लोगों ने। हमें पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, बट वी इम्प्लीमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। हम लोगों ने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 के दिन। इसका कारण क्या था, कैसे कैसे आप सभी लोगों को बताया। 22 जुलाई को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। सिमिलरली हमें पता है 22 मार्च 1957 को हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया। 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत अपनाया। 26 जनवरी को हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय एम्बलम अपनाया। जितनी भी चीजें अपनाई हैं वह सारी की सारी चीजों को हम देखेंगे संविधान लागू में। समझते जाओ बस। संविधान सभा का मांग करी हम लोगों ने, फिर गठन हुआ, फिर कार्य हुआ, फिर हम लोगों ने देखा कि भैया कैसे करके संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। ये एक टॉपिक होता है पहले, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग इसे कह सकते हैं।
अब जब संविधान लागू हो गया है तो अब हमें पढ़ना है बच्चे पूरा का पूरा संविधान। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ऑल टोटल पूरा का पूरा संविधान। और ये पूरा का पूरा जो संविधान है ये बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे अभी जो संविधान। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा संविधान, बस सुनते रहिए समझते रहिए। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, संविधान एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, आई रिपीट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक। जो संविधान है, संविधान एक किताब है और इस किताब का हमने अध्ययन करना है। संविधान एक किताब है और इस किताब का हमने पूर्ण रूपेण अध्ययन करना है। इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा संविधान में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे, संविधान एक किताब है तो हम उसको एक किताब की तरह ही समझेंगे, क्योंकि अगर एक किताब है संविधान तो हमें उसको एक किताब के जैसे समझना है। और उसी के बाद हमारे अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि भैया इस किताब के अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं या जिन जिन चीजों का संकलन इस किताब में है, और यही बिल्कुल मेथड रहेगी पूरा का पूरा पढ़ने की। ध्यान से समझिएगा, यही मेथड रहेगी संपूर्ण पॉलिटी यानी कि हम जिसे बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने की। देखो जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे संविधान की किताब के अंदर, जो सबसे पहली चीज है वो है भैया प्रियम्बल। याद रखिएगा सबसे पहला जो संविधान में है उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को बोला जाता है प्रियम्बल, इट इज द इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना है हमारा इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल के बाद, प्रस्तावना के बाद जो दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़नी पड़ती है वो पढ़ना पड़ता है शेड्यूल्स, अनुसूचियां। शेड्यूल यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों अनुसूचियां, यानी कि अभी मैं बताता हूं इनमें है क्या क्या है क्या क्या, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरे में हम लोगों ने पढ़ना है शेड्यूल। तो तीसरे में बच्चों हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पार्ट्स, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं तीसरे नंबर पर भाग। जो चौथा हम लोग पढ़ते हैं बच्चे उनको कहा जाता है आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। तीसरा जो चौथा हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स। दीज आर द मेजर टॉपिक्स, these are the major topics which will be discussed in constitution, या हमेशा कहेंगे कि which will be discussed in Indian polity। बट उससे पहले ये आप लोगों को पता चल गया आधार जो है बेस है, इस वाले को मिटा देंगे क्योंकि इस वाले में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस आएगा जिस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर को। ये सारी की सारी चीजें हैं बच्चों, अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको कुछ बहुत चीजें समझ पाएंगी। इधर देखिएगा, मैं एक और बार लिख देता हूँ इधर पर को। जो सबसे पहली है वो जो सबसे पहला चीज है हमारे पास प्रियम्बल कहा जाता है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। जो दूसरी चीज होती है हमारे पास जिसे हम लोग शेड्यूल्स कहते हैं, अनुसूचियां कहते हैं। इस चीज को अच्छे तरीके से समझते जाओ, जिसे हम अनुसूचियां कहते हैं यानी कि शेड्यूल्स कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर होता है पार्ट्स कहते हैं, भाग कहते हैं। तो चौथे नंबर पर होता है उसे आर्टिकल्स कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। अच्छा देखो बच्चों, कई लोगों को तो ये कंफ्यूज होता है कि सर ये जो आर्टिकल होता है इस आर्टिकल के तहत कौन सी सजा होती है। देखो बच्चों, सजाओ वाला आर्टिकल नहीं, ये हम राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। जो सजा वाला होता है वो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं होती हैं, वो इंडियन पीनल कोड होता है आईपीसी, समझ में आ रहा है ना, वो अलग चीज होती है। यहाँ बस आप लोग राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो कोशिश करिए कि राज्य व्यवस्था के अंदर ही रहे। आईपीसी सीआरपीसी अलग चीज हो जाती है। देखिए अच्छा, यहाँ पर से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी बनता है, उसको भी यहीं पर कोई निपटाते। देखो ध्यान से बस समझते रहो, तुम्हारा काम है समझना, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने बस सुनते रहना है। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान लागू हुआ वो हुआ 1950 में। बोलो कब हुआ? 1951 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। आज जो हमें दैट इज 2021। अब आपको एक बात पहले मैं बताता हूँ। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक विशेषता है, इसका एक फीचर है, पेपर में भी आता है, एसएससी के पेपरों में भी आता है, बड़े एग्जाम्स में भी आता है। आपको याद रखना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। समझ में आ रहा है ना? लचीला इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में आसानी से सुधार किए जा सकते हैं। कठोर इसलिए है जो सुधार करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है। समझ में आ रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। Why flexible? Because we can amend the constitution. Why rigid? Because the process of amending the constitution is very tough. Getting my point? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है। बोलो मेरे साथ, प्रियम्बल क्या है भाई? एक इंट्रोडक्शन है। प्रियम्बल प्रस्तावना एक इंट्रोडक्शन है जिसको पढ़ने के बाद आप पूरे संविधान का सार समझ जाएंगे कि हमारा जो देश है वो किस तरीके का देश है। हमारा देश डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, सेकुलर, समझ में आ रहा है ना? ये हमारे देश की विशेषताएं हैं और यही विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना संविधान बनाया हुआ है। तो आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे
तो प्रियम्बल प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक पेज का था या एक ही प्रस्तावना है, अभी भी एक ही प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है सिंपल पन्ने में। अब दो प्रस्तावना तो हो नहीं सकते हैं, दो इंट्रोडक्शन तो हो नहीं सकते हैं, बनाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो बस आपको याद रखना है एक प्रियम्बल था और एक प्रियम्बल है। अब आते हैं शेड्यूल। देखो एक काम करो, मैं समझा रहा हूं इनको, समझिए। अनुसूचियों में से अनु गायब करो और लास्ट की सूचियां, यानी आप लोग देख रहे हैं सूचियां, यानी कि सूची का मतलब होता है लिस्ट। सूची का मतलब क्या होता है बच्चों? तो कुछ बहुत हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनकी लिस्ट दी गई है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको बताता हूं, शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 कहती है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। द लिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी। व्हाट इज दैट बच्चे? दैट इज लिस्ट, शेड्यूल 1। तो उसमें क्या है? एक लिस्ट है। लिस्ट किस चीज की है? 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है? एक लिस्ट है। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, पेपर में आता है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड 8 शेड्यूल्स। मूल संविधान में कितने थे? 8। बट वेयर एज नाउ देयर आर 12 शेड्यूल्स। बताइए कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो याद रखेंगे हमने इसमें से न्यू एडेड कौन कौन से हुए? 9th, 10th, 11th और 12th। ये 4 शेड्यूल है, ये 4 अनुसूचियां हैं जो हमने जोड़ी। समझ में आया? बस सुनते जाइए ध्यान से। अगला जो पार्ट है ना बच्चे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थे 22। बोलो कितने थे? 22। वेयर एज पार्ट्स नाउ आर 25। कितने हैं अभी पार्ट्स? 25। अब देखो आपको ऐसा नहीं समझना है कि हम लोगों ने 23rd, 24th और 25th पार्ट जोड़ा है ना। हम लोगों ने पार्ट का सब पार्ट जोड़ा है। बोलो कैसा जोड़ा है? पार्ट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। सुनो कैसे मैं बताता हूं। जैसे हमने जोड़ा, यहां तो देखो 8 के बाद 9, 10, 11 बार डायरेक्ट जोड़ दिए, मगर यहां पर को हमने जैसे चौथा पार्ट है तो चौथे पार्ट में अमेंडमेंट किया और चौथे का ए जोड़ा। क्या जोड़ा हमने? चौथे का ए। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि हमने 22 के बाद 23, 24 और 25 नहीं जोड़े, हम लोगों ने क्या जोड़ा? पार्ट के अंदर सब पार्ट। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर पहले भी 22 भाग थे, अभी भी कितने रहे? 22। मगर अगर टोटल गिनोगे, जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी, 2 में सिटीजनशिप, 3 में फंडामेंटल राइट, चौथे में डीपीएसपी, चौथे के ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो चौथे का ए था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इट वॉज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसे 1978 में बाद में जोड़ा गया। गेटिंग माय पॉइंट? इसे 1976 में बाद में जोड़ा गया। 76। तो इसका मतलब क्या है? अगर तुम गिनोगे तो चौथे के बाद तो अभी भी क्या आएगा? 5। तो इस तरीके से कितने पार्ट होंगे अभी भी हमारे? 22। मगर बीच में कितने सब पार्ट जोड़ दिए होंगे? ऐसे ही 3। ऐसे ऐसे हम लोगों ने जोड़ा पार्ट 9 का ए। क्या जोड़ा हमने? पार्ट 9 का ए, पार्ट 9 का बी। तो इस तरीके से हमने क्या जोड़ दिए? पार्ट नहीं जोड़ दिए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट्स है? आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल है, आर्टिकल थे 395। बोलो कितने थे? 395। सही अगेन कितने थे? 395। मगर अभी अगर आप देखोगे तो 465 से अधिक आर्टिकल हैं। और आर्टिकल में भी ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 396, 397, 398 जोड़ा। हमने क्या जोड़े? सब आर्टिकल से। क्या जोड़े हम लोगों ने? अरे बोलो क्या जोड़े? सब आर्टिकल जोड़े। समझ में आ रहा है? बेसिक है, ध्यान से समझना है। तो इस तरीके से ये आप समझ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर कभी आपसे पूछता है, और अच्छा एक और बात सुनो इधर देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन है, एक ही है, खत्म हो जाएगा जल्दी से। शेड्यूल 8 है, अब 12 हो गए। 4 ज्यादा अनुसूचियां पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। ज्यादा संविधान की जो किताब है बहुत मोटी सी किताब है, मोटी सी किताब है। अब मान लो तुम एक शेड्यूल कितने पन्ने में आएगा? ज्यादा 2 पन्ने में, ज्यादा 5 पन्ने में। इतनी मोटी किताब है संविधान की, 5 पन्नों में भी आएगा तो 60 ही पन्ने, ज्यादा है 100 पन्ने ले लो। मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, सुनो। 100 पन्ने वो प्रीएम्बल के 10 पन्ने, 110 पन्ने। तो बाकी की जो इतनी मोटी किताब बची उसमें पूरा का पूरा क्या है? पार्ट्स और आर्टिकल। बोलो क्या है पूरा का पूरा? और हमने भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है बच्चों, वो यही पढ़ना पड़ता है, पार्ट्स और आर्टिकल। और एक और बात, हमारे जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स आर डिवाइडेड इन आर्टिकल। बोलो पार्ट्स आर डिवाइडेड इन, पार्ट्स आर डिवाइडेड इन आर्टिकल्स। जो भाग हैं वो अनुच्छेदों में बांटे हुए हैं। जैसे भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक,
तो इस तरीके से हमारे क्या है, आर्टिकल बांटे हुए हैं। किस में बांटे हुए हैं, पार्ट्स में। क्या आप लोगों को यह समझ में आया कि संविधान की किताब है क्या, आखिर संविधान की किताब में है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड पॉलिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट वेरी केयरफुली, तब जाके आपको बात की चीजें समझ में आएंगी। अभी तो इसके अंदर कई सारी चीजें होती है, चैप्टर, क्लॉज, सब क्लॉज, वो आपके लेवल का नहीं है, बट फिर भी हम आपको बताएंगे। बट अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तब आपको ये समझ में आया कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें थी, बताइए। ये चार्ट समझ में आया? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी है? अगर मैं पूछता हूं मूल संविधान में भाग, अब एक क्वेश्चन, क्या हमने पार्ट जोड़ा या सब पार्ट जोड़ा? वेरी गुड। क्या हमने शेड्यूल जोड़ा या सब शेड्यूल जोड़ा? वेरी गुड, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आर्टिकल, क्या हमने आर्टिकल जोड़ा, सब आर्टिकल जोड़ा? वेरी गुड। तो आपसे पेपर में ज्यादातर यही पूछता है कि, और ये पेपर में आता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने, ये पहला वाला नहीं पूछेगा, प्रीएम्बल में कुछ है, इंट्रोडक्शन है, ये अलग लेवल है भाई साहब, ये इंट्रोडक्शन है, मेन पार्ट ये है संविधान का ये। तो आपसे यही पूछता है और आपको याद रखना है। बोलो, अब मैं एक लाइन में लिखता हूं, जैसे किताबों में दिए रहता है, मान लेते हैं कि मूल संविधान में बोलो 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 क्या थे? आर्टिकल। समझ में आया? ये पेपर में आता है, सेम आएगा। आपसे पूछेंगे कितने शेड्यूल, कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स, कितने शेड्यूल, कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल, तो आप क्या बोलेंगे? 8 शेड्यूल, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल। और अगर वर्तमान में पूछेगा तो 22 शेड्यूल, 25 भाग और 465 से अधिक आर्टिकल। मगर आपको एक बात पता है कि जो हमने नया जोड़ रखा है, जो सब में नहीं जोड़ा है, वो बस केवल और केवल क्या जोड़ा है? शेड्यूल। तो पेपर में कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि अब शेड्यूल कितने हैं, इनका नहीं पूछता है, क्योंकि ये सर्टेन नहीं होता है। ये 465 से प्लस लिखा हुआ है ना, अभी कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी जोड़ देते हैं, कभी डिलीट कर देते हैं, ये नहीं पूछता है। ये कभी कभी पूछ लेता है, ये ज्यादातर पूछता है। याद हो जाएगा आप लोगों को? चलिए एक और बार रिवाइज करवा रहे हैं, अगर नीचे वीडियो में नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस यही चीजें लिखी हुई हैं, अलग से मिटा दिया मैंने। सुनिए फिलहाल एक और बार फाइनल रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहली बात, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां थी? पार्ट्स कितने थे? आर्टिकल्स 395। और अगर आपसे पूछेगा एज ऑफ 2021 के अकॉर्डिंग कितने शेड्यूल्स, कितने पार्ट्स और कितने आर्टिकल्स है, तो आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, यही किताब है पूरी की पूरी, किताब का इंडेक्स यही है। किताब को बनाने वाले टॉपिक ये थे, किताब को लागू करने वाला ये था। स्टेप बनाना सीखो जीवन में, स्टेप बनाओगे जीएस जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्कुल इसी स्टेप में। अब अभी थोड़ा सा पार्ट्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब मैं आप लोगों को, अभी ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है, आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आया। और अब हम लोग जैसे पढ़ेंगे, सुन लीजिए, अभी मैं पूरा का पूरा बता देता हूं कि हमारा जो पढ़ने का होगा स्टेप वाइज हम कैसे पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हम पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल में, समझते हो। हम पढ़ेंगे संविधान का लागू होना, संविधान सभा के अंदर ये 3 टॉपिक है, डिमांड, फॉर्मेशन, वर्किंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान कैसे हमने लागू किया, संविधान में बहुत डिटेल में। देखिए मैं ना बैच के हिसाब से चीजों को पढ़ाता हूँ, अगर कोई हल्का बैच पढ़ा रहा होता तो मैं आप लोगों को सारी चीजें नहीं बताता। मैं ये तो पूरा बेसिक है, ये तो हर बैच में बताता हूँ। बट अब जैसे आर्मी का बैच मान लीजिए, तो हम वहां पर को ये पढ़ाते हैं, असेंबली भी पढ़ाता मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, डन होता है। बट मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता जितना तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, समझ में आना। और अगर यहाँ पर को अगर पर्टिकुलरली मैं बोलता हूँ कि भैया पीसीएस इसमें क्लियर हो सकता है, जितने डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, अगर इसको आप घर जाके पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर पीसीएस का बैच पढ़ा होता आप सभी लोगों को, अगर पीसीएस का टारगेटेड बैच होता तो मैं ये चीजें नहीं बताता, फिर मैं इसके अलग चीजें बताता। फिर मैं स्टार्ट करता लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि अलग अलग होता है। बट ये बेसिक बैच है, फंडामेंटल, ये 0 to हीरो, मतलब अगर आप आर्मी से लेकर यूपीएससी के पेपर तक दीजिए इस बैच से, सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। गेटिंग, समझ रहे हो? एक और बात, ये पूरा का पूरा ओवर लेआउट है। अब हम पढ़ेंगे कैसे वो समझो। पहला टॉपिक हम संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान लागू करेंगे। संविधान में किताब में क्या क्या है तुम्हें पता है, मगर संविधान को, किताब को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले प्रीएम्बल पढ़ाऊंगा, प्रीएम्बल के बाद शेड्यूल पढ़ा दूंगा मैं यहाँ, वैसे मैं जनरली नहीं पढ़ाता हूँ बट पढ़ा दूंगा, मैं स्टेप वाइज चलूंगा।
उसके बाद जब हम 5 और आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, तो मैं आप लोगों को पहले एक बार सारे के सारे 22 पार्ट्स के अंदर आर्टिकल बता दूंगा, 22 पार्ट में लिखा दूंगा आप लोगों को। उसके बाद में एक एक करके सारे पार्टों को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हम डिटेल में सारे के सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे। समझ में आया? यही स्टेप रहेगा, बिल्कुल यही स्टेप रहेगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी। संविधान सभा, सबसे पहले मांग, गठन, कार्य, डन हो गया। कार्य, संविधान लागू करते हैं, कर दिया। फिर हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान लागू हो गया तो संविधान पढ़ना है। संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे, और सबसे लंबा और सबसे बड़ा भाग यही होता है पार्ट्स और आर्टिकल्स। इसमें सबसे लंबा टाइम जाता है। ये सारी की सारी चीजें आने वाले 5 से 10 दिनों में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने लिखना कम है, हमें बस समझना है। नोट्स आप लोगों के बैच में अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, नोट्स विल बी अपलोडेड। और टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ना होगा उसका पीडीएफ आप लोगों के अपलोड हो जाएगा। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे लंबा चीज ये होती है पार्ट्स के अंदर आर्टिकल पढ़ना। पूरे पार्ट्स और आर्टिकल्स में हमारा संविधान है। समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है तो कभी भी अगर कभी आप लोगों को अगर कभी कोई एब्सेंट होता है तो अपने हिसाब से समझ लेंगे कि भैया हम लोगों ने कहां तक पहुंचा हुआ है, इससे पहले क्या क्या टॉपिक कराए, लास्ट क्लास मैंने कहां छोड़ी थी, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्लास है। इसीलिए मैं कहता हूं सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है। बच्चे, पूरा सब्जेक्ट का ज्ञान आप लोगों को होना जरूरी है। अब आपको पता चल गया कि आखिर पॉलिटी होती क्या है। पॉलिटी क्या होती है? राज्य व्यवस्था होती है। हमारे देश में राज्य व्यवस्था क्या क्या आधार है? संविधान है। संविधान क्या है तो हमने पढ़ा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। फिर हम पढ़ेंगे संविधान को लागू करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, संविधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। और उसके बाद हम पूरा क्या पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। बताइए कोई डाउट्स हैं? चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे को, और अब हम पहले आज थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से बस सुनते ही, आपका काम है सुनना और समझना। बस आपने बैठ के सुनना है चीजों को, और जो आप लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो देखो बच्चों, संविधान सभा, बोलिए तो क्या? संविधान सभा। सबसे पहला पॉइंट आप बोलेंगे, अगर आपसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए संविधान की प्रथम मांग या संविधान सभा की प्रथम मांग, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखेंगे द स्टोरी स्टार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक बात कर रहे हैं, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलो, बात एक ही होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी सिद्ध हो जाएगा लोग क्यों बात एक होती है। संविधान या संविधान सभा की मांग, बोलिए संविधान या संविधान सभा की मांग, संविधान या संविधान सभा की मांग। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया वाला। संविधान सभा या संविधान सभा की मांग। कहानी शुरू होती है बच्चों, पहला है डिमांड। द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम 1895-96। 1895 और 96 में बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, एक फ्रीडम फाइटर बोलिए, भारत के एक नेशनल लीडर बोलिए, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिसे हम कहते हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले संविधान की मांग करी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने फर्स्ट डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, प्रथम मांग जो थी वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा करी गई थी। मगर बच्चों आपको इसमें एक बात को याद रखना है कि यह कोई लिखित मांग नहीं थी या कोई यह ऑफिशियल डिमांड नहीं थी। इट वॉज एन नॉन ऑफिशियल डिमांड, यानी कि इन्होंने बस ऐसे ही भाषण देते समय कह दिया, तो नॉन ऑफिशियल, अनौपचारिक मांग थी, औपचारिक मांग नहीं थी, अनौपचारिक, या जिसे हम लोग एक और चीज कह सकते हैं नॉन ऑफिशियल डिमांड थी। इट वॉज डन बाय बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो गया? आगे आते हैं 1934, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1934 देख रहे हो आप लोग कितना बड़ा गैप हो चुका है। कहानी रियल यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये एक वर्बल डिमांड थी, कभी कभी एसएससी के पेपर में पूछ लेता है, इसीलिए आप लोगों को ये पॉइंट बता दिए हैं। अब अगर हम बात करेंगे 1934 की, एक व्यक्ति हुआ करते थे एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एक इंपॉर्टेंट आदमी है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने फर्स्ट डिमांड करी और यह थी ऑफिशियली। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड, औपचारिक मांग, ऑफिशियल डिमांड पहली, टिक लगाएंगे एमएन रॉय, और अगर आपसे पूछता है नॉन ऑफिशियल डिमांड तो टिक लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर को एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, पूरा नाम आप लोग लिख लेंगे। मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में कुछ बहुत चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं।
कुछ और एक्सटर्नल चीजें जो आपको याद करनी है। आपसे पूछेंगे भाई बताइए, हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया? फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कि सर भारत में साम्यवाद, आपको पता है भाई कि कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट लोग कौन होते हैं साम्यवाद का जनक? तो आप लोग बोलेंगे कि कम्युनिस्ट लोग उन लोगों को कहा जाता है, कम्युनिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो ना ही सरकार में होते हैं ना ही विपक्ष में होते हैं, यानी कि जो सरकार की पॉलिसीज की आलोचना करते हैं उन्हें कम्युनिस्ट कहा जाता है। भारत में साम्यवाद के जनक कहा जाता है एमएन रॉय को। और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, तो आप बोलेंगे ही वाज आल्सो द फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कानपुर में, यह हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 1934 एमएन रॉय ने पहली डिमांड करी। अच्छा, आपको एक और बात याद रखनी है, 1934 में ही ये पेपर में आया हुआ है, सिविल सर्विसेज 2016 की 17 के पेपर में आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी, आप सभी लोगों को पता है 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ था। अगर आपसे कभी पूछता है कि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब करी, तो आप बोलेंगे स्वराज पार्टी ने भी डिमांड करी थी 1934 में। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी ने भी मांग करी थी 1934 में। हल्की फुल्की, वैसे तो 28-29 तक यह पार्टी विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि एक बार इलेक्शन जीते स्वराज पार्टी वाले, बाद में नहीं जीते, तो बाद में ये पार्टी का वर्चस्व कम हो गया था। तो अगर एक क्वेश्चन बढ़िया बना जाते हैं, 1934 में किसने मांग करी थी भैया? स्वराज पार्टी। एक और क्वेश्चन, 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, पहले के दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला पॉइंट बस सपोर्टिव है। 1935 में आईएनसी ने भी डिमांड किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांग करी कि भैया एक संविधान बनाइए या एक संविधान सभा बनाइए। आईएनसी की भी डिमांड हुई 1935 में। क्लियर हो गया। 1938 महात्मा गांधी ने भी बोला, नॉट इंपॉर्टेंट आपके लिए, 1938 में गांधी जी ने भी बोला कि हमें एक संविधान चाहिए या हमें एक संविधान सभा चाहिए। और फाइनली 1940, या पढ़ चुके हैं 1940, 1940, ये जितनी भी मांगे कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली मांग थी। क्लियर हो गया। और इस 1938 में गांधी जी ने भी करी, चलो मैं लिख देता हूं, 1938 में लगभग गांधी जी, नेहरू जी ने भी कहा कि भैया हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। गांधी जी, नेहरू जी ने भी कहा। और फाइनली 2 साल बाद इन 1940, 2 वर्ष बाद 1940 में, इस वाले को मिटा रहे हैं, 1940 में कौन सा ऑफर आया था भाई साहब? भारत। वेरी गुड, 9 ऊपर लिख देते हैं इस वाले को। 1940 यानी कि अगस्त 1940 में भारत क्या आया था बच्चों? अगस्त ऑफर। बोलो क्या आया था? अगस्त ऑफर भारत आया था, यानी कि इसी को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। बोलो क्या कहा जाता है इसी को? सही अगेन, क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव आया था भारत, और इस प्रस्ताव में भारत को क्या प्रस्ताव दिया गया कि यदि, याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, यदि भारतीय लोग, यदि भारत के लोग वर्ल्ड वॉर 2, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक चला, अगर वर्ल्ड वॉर 2 में भारत के लोग, यदि भारत वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन का साथ देता है, किसका साथ देता है? यानी कि अगर ब्रिटेन का साथ देता है या भारत के सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती होते हैं, याद रखिएगा ये प्रस्ताव दे रहे हैं, तो हम तुम्हारे लिए एक क्या बनाएंगे? संविधान। हम तुम्हारे लिए एक क्या बनाएंगे? संविधान। हम तुम्हारे लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, यानी कि वी विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर यू, यानी कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे। ये किसमें लिखा था? अगस्त ऑफर 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्लियर हो गया। अगला, अब देखो ऐसा कहते हैं कि भारतीयों ने इस ऑफर को क्या कर लिया था, एक हिसाब से ठुकरा दिया था, मगर कहीं ना कहीं हम इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए क्या होती, संविधान सभा बनने की बात हो रही थी। अब बात करेंगे 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। बोलो क्या आता है 1942 में? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और ये हमें थोड़ा और प्रलोभन देता है। बोलो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? यस, याद है आप सभी लोगों को? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, डूबते हुए बैंक का अतारांकित चेक। क्लियर हो गया ना? डूबते हुए बैंक का, क्योंकि गलत समय में एक मिशन आया था। इसका नाम क्रिप्स मिशन इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स नाम का एक अमेरिकी मंत्री, सॉरी एक ब्रिटिश मंत्री इसको लेकर आया था। एक दलीय था क्रिप्स मिशन, एक ही आदमी आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स। और 1942 के इस क्रिप्स मिशन के तहत कहा गया
कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, बोलिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, और लिखते रहो, अगर याद नहीं है आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ 1945 में। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद, किसने कहा? विश्व युद्ध द्वितीय के बाद, विश्व युद्ध द्वितीय के बाद आपके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। इसने क्या कहा? आपके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। विश्व युद्ध 2 के बाद आपके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध कब खत्म होता है बच्चों? 1945 में। इसका मतलब 1946 में कोई बढ़िया घटना होगी। याद है मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में भी बोला था कि याद रखना 1946 इंपॉर्टेंट होगा, और याद रखेंगे बच्चों 1942 के बाद 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। बोलो क्या भारत आता है? सही अगेन, क्या भारत आता है? कैबिनेट मिशन प्लान विजिटेड इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर पूछता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया तो क्या बोलोगे? कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946। 1946 में क्यों आया? क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था? वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो। क्या कहा था? वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो। और इसी के रूप में हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, और ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, और इसमें थे 3 मेंबर। कितने मेंबर थे? अभी पढ़ेंगे, ये डिटेल में पढ़ना है हम लोगों ने। 3 मेंबर थे, और इसी के तहत, बोलो इसी के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। किसके तहत हुआ भारत की संविधान सभा का गठन? यस। भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन इसी के तहत हुआ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय दिस प्लान। तो बताओ, डिमांड खत्म हो गया, अब तो गठन होगा ना। याद है आप लोगों को 3 भागों में बांटा हुआ था, मांग, गठन और कार्य। अरे मांग, गठन और क्या हो गया? देख रहे हो, मांग हो गई है, मांग एक्सेप्ट हो गई है। अब ये लोग कह रहे हैं 1946 के तहत बना देंगे। अरे कह रहे हैं ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 1946 के तहत असेंबली को क्या करेंगे? नहीं बनाए, मन नहीं बनाने का। अरे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, और इसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी क्या? संविधान सभा का गठन। बोलिए क्या आ जाएगी हमारे पास? संविधान सभा का गठन।